नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे यूरोपियों के आगमन के बारे में कि कौन कौन से यूरोपीय भारत में आए और कब आए और क्यों आए। तो कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी की शुरुआत से, जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया। यूरोपीय लोगों की आय बढ़ने लगी और एक नया मध्य वर्ग उभर कर आया। व्यापारी और बैंकर भी उनमें से दो मजबूत उभरते हुए वर्ग थे। यूरोप के लोगों की स्थिति सुधरने से इनकम में बढ़ोतरी हुई, जिससे लोगों में विलासिता की वस्तुओं की डिमांड बढ़ने गई और व्यापारी वर्ग को भी भारी मुनाफा होने लगा। इस समय क्या हुआ कि यूरोप के बाजारों में पूर्वी देशों के सामान की भारी डिमांड होने लगी, पर यूरोपीय व्यापारियों को इस व्यापार से ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो पूर्व के व्यापार था उस पर इटली के व्यापारियों की पूरी पकड़ थी और इटली का वेनिस शहर इस व्यापार का केंद्र था। इटली के व्यापारी पूर्वी देशों से सामान आयात करके लाते थे और यूरोपीय व्यापारियों को उच्च दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे, जिससे यूरोपीय व्यापारी नाखुश थे। और इसी समय रोमन साम्राज्य का भी पतन होने लगा, जिससे व्यापार में कमी आई, क्योंकि जो व्यापार मार्ग था उसमें बाधा उत्पन्न हुई। इससे यूरोपीय व्यापारी इटली के अलावा पूर्व से व्यापार करने के लिए इसका कोई अल्टरनेटिव व्यापारिक मार्ग खोजने निकल पड़े। तो सबसे पहले हम भारत में यूरोपियों का क्रम देखते हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली 1498 में आए, उनके बाद डच 1602 में भारत आए और डचों के बाद अंग्रेज 1613 में भारत आए और अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 में भारत में आए और सबसे आखिर में फ्रांसीसी 1664 में भारत में आए थे। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे पुर्तगालियों के आगमन की। तो यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी पूर्वी व्यापारिक मार्ग की खोज में निकल पड़े थे। तो इसके बाद 15वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाल का एक खोजकर्ता वास्को द गामा पूर्वी व्यापारिक मार्ग की खोज पर निकला और अफ्रीका के ऊपर से होते हुए 17 मई 1498 को केरल के कालीकट शहर के तट पर पहुंचा। तो वास्को डी गामा ने कालीकट पहुंचने पर स्थानीय तौर पर व्यापार किया और वापिस पुर्तगाल लौट गया। तो इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत में पूर्व के व्यापारिक मार्ग की खोज तो कर ली थी, पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या अरब व्यापारी थे। उस समय अरब व्यापारियों की भारत के व्यापार पर मजबूत पकड़ थी और स्थानीय शासकों का संरक्षण भी उन्हें मिला हुआ था। तो इसके बाद पुर्तगाल के राजा पेड्रो एल्वारोज कैम्ब्राल को 13 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ भारत की ओर भेजते हैं। जब ये जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा तो इनको अरब व्यापारियों से युद्ध करना पड़ा और कालीकट के स्थानीय राजा ने अरब व्यापारियों को संरक्षण दिया, जिससे पुर्तगालियों को एक समय के लिए कालीकट को छोड़ना पड़ा और वह कोचिन और कनूर में व्यापार करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल के राजा ने वास्को द गामा को एक बार फिर एक जहाजी बेड़े के साथ 1502 में भारत में भेजा। जब वास्को द गामा भारत आया तो उसने जैमोरिन से बात की, जो कालीकट का स्थानीय शासक था, पर जैमोरिन और वास्को द गामा की अच्छी नहीं बनती थी। इसलिए जैमोरिन ने अरबी व्यापारियों को तट से हटाने के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने कोचिन में अपना पहला किला बनाया। अब बात शुरू होती है 1505 से, जब पुर्तगाल के राजा ने भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त किया। उसको आदेश दिए गए कि तुम्हें भारत में पुर्तगालियों के हितों की रक्षा करनी है, इसके लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अरब व्यापार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इन सबको देखकर इटली के व्यापारी भी डरे हुए थे कि उनका व्यापार भी खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने मिस्र के साथ लाल सागर में चौकसी बढ़ा दी। इसके बाद 1508 में क्या हुआ कि मिस्र और गुजरात की नौसेना ने मिलकर पुर्तगाली बेड़े पर हमला कर दिया, जिससे पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा का बेटा मारा गया। इसके बाद अल्मेडा ने दोनों पर जोरदार हमला किया और मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को हराकर अपने बेटे की मौत का बदला लिया और उसने हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। उसके बाद साल 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के स्थान पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में वायसरॉय बनता है।
अल्फांसो 1503 में भारत आया था तथा 1503 से 1509 तक वो भारत में पुर्तगाली कमांडर के पद पर था। और इसके बाद अल्बुकुर्क ने मिस्र जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। 1510 में अल्बुकुर्क ने बीजापुर से गोवा छीन ली। इससे पुर्तगालियों की क्षमता भारत में बहुत अधिक बढ़ गई। इससे पूरे मालाबार तट पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो गया और पुर्तगालियों की नौसेना मजबूत होने के कारण इन्होंने पूर्वी व्यापार पर अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद 1529 में नूनो दा कुना भारत में पुर्तगालियों का वाइसरॉय बनता है। यह क्या करता है कि 1530 में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा शिफ्ट कर देता है। इसके समय गुजरात का एक शासक बहादुर शाह मुगल बादशाह हुमायूं से बचने के लिए पुर्तगालियों से मदद लेता है और इस मदद के बदले में पुर्तगालियों को बेसिन द्वीप देने के लिए राजी हो जाता है। जब पुर्तगालियों ने पूर्वी व्यापार पर पकड़ मजबूत बना ली थी तब इन्होंने भारत में एक व्यवस्था लागू की जिसे कार्टेज व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो भी व्यापारी भारत से व्यापार करते थे उन्हें गोवा के वाइसरॉय से एक लाइसेंस लेना पड़ता था, नहीं तो उनके जहाज़ों को रास्ते में लूट लिया जाता था। इस कहानी में आगे क्या होता है कि अकबर ने गुजरात के शासक को हराकर गुजरात अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने भी अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए 1502 में मुगल दरबार का रुख किया। अकबर से जब पुर्तगाली मिले तो अकबर को ईसाई धर्म में बड़ी रुचि उत्पन्न हुई। पुर्तगाली भी उससे खुश हुए कि इससे उनकी मित्रता शाही दरबार में बन जाएगी, परंतु अकबर ने 3 बार ईसाई धर्म के मिशनरियों को बुलाया परंतु ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया। फिर 1608 में मुकर्रम खां जो जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वाइसरॉय से मिलने पहुंचा, परंतु उसे लंबा इंतजार करवाया गया जिससे जहांगीर पुर्तगालियों से और नाराज हो गए। फिर 1608 में अंग्रेज मुगल दरबार में आते हैं। जब 1612 में पुर्तगालियों व अंग्रेजों का युद्ध होता है तो इसमें अंग्रेजों का एक छोटा जहाज ही पुर्तगालियों के पूरे जहाजी बेड़े को हरा देता है, जिससे जहांगीर अंग्रेजों की शक्ति को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराकर सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। इसके उपरांत कई साल बाद 1641 में डच पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग छीन लेते हैं और 1663 तक डचों ने मालाबार तट से पुर्तगालियों को लगभग खदेड़ दिया। अब पुर्तगालियों की शक्ति बिल्कुल सिमट कर कुछ ही क्षेत्रों में रह गई थी।